नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये मोटिवेशनल लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ने बैठो या कोई भी काम करो तो आपके दिमाग में ये लाइन घूमनी चाहिए। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक चल रहा था, उसमें पिछले क्लास में हम देख चुके और थोड़ा बहुत और बचा हुआ है जो हम इस क्लास में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। अब सबसे पहले बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो व्यापारी वर्ग था वो शिल्पियों का था। किसका था? शिल्पियों का। ये भी एक विशेषता है। सड़कें कच्ची मिट्टी से बनी होती है। अब आजकल तो रोड़ी बजरी सीमेंट डामर से बनती है या सीमेंटेड रोड भी बनने लग गई है। पहले कच्ची मिट्टी से ही सड़कें बनती थी और यह एक नगरीय सभ्यता है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलू है के नाम से जानते हैं। मैं यानी मेसोपोटामिया और मैं यानी मेलू है। भवन व नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी। यानी जो भवन यानी मकान और जो नालियाँ पानी निकासी के लिए जो नालियाँ बनाई जाती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नगर नियोजन व जल निकासी मुख्य विशेषता थी। ये इनकी विशेषता आपके सिंधु घाटी सभ्यता की ये सभी विशेषताएं हैं। फिर है अंतिम संस्कार किस तरीके से होता था। तो अंतिम संस्कार 3 विधियों से देखने को मिलता था। उनमें था आपका पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये 3 प्रकार की विधियाँ वहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। फिर है सिंधु सभ्यता का प्रशासन। प्रशासन देखो, मेके ने बताया कि वहाँ पे शासक और राजा या राजा हुआ करता था। जो प्रशासन था वहाँ पे शासक या राजा हुआ करता था। और पिगट महोदय ने बताया कि वहाँ पुरोहित हुआ करता था प्रशासन। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है। फिर है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो पतन को लेकर सब विद्वान अलग अलग मत बताते हैं। कोई बाढ़ परिवर्तन बताते हैं, कोई जलवायु के कारण बताते हैं, कोई भौतिक परिवर्तन बताते हैं। तो सब अलग अलग बताते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन देखो, मार्शल महोदय बाढ़ से बताते हैं कि बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। फिर गार्डन चाइल्ड ने आपका बताया कि आर्यों का आगमन, कि आर्य आ चुके थे इसलिए इनका पतन हो गया था। फिर आपके दयाराम साहनी जी ने भौतिक परिवर्तन बताया। इस टाइम एक जो विद्वान थे उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन बताया। सब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई किससे बताते हैं, कोई किससे बताते हैं। तो अपने को तो एग्जाम क्लियर करनी है, अपने को मतलब नहीं, अपने को तो जो चीज़ें बुक्स में दी गई है वो याद करनी है। फिर है कि किन किन सामानों से वो सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। देखो, पन्ना, लोहा, तलवार, मंदिर, नदी पूजा, नहरों द्वारा सिंचाई आदि से ये लोग परिचित नहीं थे। तो इन सामानों से ये लोग परिचित नहीं थे। और देखो, आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी क्लास इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा एक साथ आपको बताऊँगी तो आपके समझ में नहीं आएगा और ऊपर से जाएगा। तो आपको यूट्यूब पर अपना ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है और जो लिखवाती हूँ उसको हाथों हाथ याद करना है। नोट्स बनाना है, ढंग से बनाना है, खुले खुले बनाना है। दूसरी बात, क्लास को आपको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यानी स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
ये बिल्कुल फ्री क्लासें हैं, रेगुलर आपको मिल रही है। त्योहारों की वजह से 2-4-5 दिन डिस्टर्बेंस हुआ था, इसके लिए मैं समय याचना चाहती हूँ, लेकिन अब नहीं चाहती हूँ कि आपकी क्लासों में कोई व्यवधान आए। अब है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, वर्ष, नदी और उत्खनन करता कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, किसने इसका उत्खनन किया था और किस वर्ष में इसका उत्खनन हुआ था। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट स्थल है उनके बारे में मैं बता रही हूँ। स्थल, वर्ष, नदी और उत्खनन करता। इसमें आपका लोथल, इसका जो उत्खनन हुआ था 1957 में, भोगवा नदी और SR राव। फिर है सूत कोटड़ा 1972, नदी का इसका पता नहीं, अगर आपको मिल जाए तो आप ऐड कर लेना। जगपति जोशी। फिर है कालीबंगा 1952, घग्गर अमलानंद घोष। फिर है मोहनजोदड़ो 1922, सिंधु और राखलदास बनर्जी। फिर है आपका रोपड़, यह है 1953, सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा। फिर आपका कोट दीजी, ये 1935, सिंधु नदी और घुये ने इसका उत्खनन किया था। इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल सीधे याद करना है। चनहुदड़ो 1931, सिंधु नदी, NG मजूमदार। फिर है आलमगीरपुर 1958 और यज्ञदत्त शर्मा। अगर नदी भी मिल जाए तो आप ऐड कर लेना, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन आपको अगर कोई बुक्स में मिले तो आप ऐड कर लेना। फिर आपका है ये धोलावीरा। अब देखो ये स्थल है और ये इन जो स्थलों में कौन कौन से अवशेष मिले हैं ये इस स्लाइड में दिया गया है आपको। तो आपका जो धोलावीरा है, यहाँ के बड़े बड़े सूचना पट मिले हैं, खेल स्टेडियम मिला है। बनवाली में आपके मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का हल, जल निकासी का बाव मिला है। कालीबंगा बेलनाकार मुहेरी मिली है। 7 आयताकार हवन कुंड, जूते हुए खेत के साक्षी और अंडाकार चिड़ै कपड़े। देखो कालीबंगा बहुत लंबी चौड़ी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हैं तो मैंने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ये टॉपिक करवा रखा है कुंजल क्लासेज इस चैनल पर। इस चैनल पर मैंने करवा रखा है और वहाँ प्लेलिस्ट जाके आप देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको कालीबंगा मिलेगी A to Z, पूरी डिटेल से आपको मिलेगी और बहुत लंबी चौड़ी है, मतलब कि 2 स्लाइड बनेगी उसकी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर यहाँ आपके मोहनजोदड़ो, सर्वाधिक कुएं, जल निकासी, कांस्य नर्तकी और विशाल स्नानागार और चांदी के अवशेष मिले। जो कांस्य नर्तकी मैंने जो कल की क्लास दी है उसका जो थंबनेल है उसमें वो कांस्य नर्तकी की जो फोटो है उसको देख लेना, उसके अवशेष आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर आपका लोथल, यहाँ से अग्निकुंड, दिशा सूचक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ ये मिली है। फिर है हड़प्पा, यहाँ लकड़ी के ताबूत, अभिलेख युक्त मोहरी ये मिली है। फिर आपका चनहुदड़ो, यहाँ से लिपस्टिक, अलंकृत खिलौने आदि मिले हैं। अब देखो मैंने ये सारणी इसलिए दी है क्योंकि इसमें आपको मैं यहाँ ऐड करने में थी वर्ष, उत्खनन करता, स्थल, नदी सब, लेकिन ये आपका ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता और ऐसे आपको ये जल्दी याद हो जाएगी। तो आपको ऐसे कैसे ये सारणी याद करनी है और वो स्थान ऐसे कैसे आपको याद करने हैं। अब दूसरी बात यह है, नोट्स बनाओ खुले खुले ढंग से, सुंदर सुंदर बनाओ, लाइनें छोड़ देना। अगर आप और कोई पढ़ो या और कोई जगह से आपको कोई और भी इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाए तो आप इसके नीचे ऐड कर लेना। तो नोट्स बनाने से पहले नोट्स बनाओ और एक पेज में 4-5 लाइनें नीचे छोड़ दो, फिर दूसरे पेज में नोट्स बनाओ, फिर वहाँ पे बना लो और फिर 4-5 लाइनें आप नीचे छोड़ दो। क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ मिले, क्या क्वेश्चन मिले या फैक्ट मिले, तो आप वहाँ ऐड कर लो, ताकि आप अगर जगह नहीं छोड़ोगे तो ऐड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आप दूसरी जगह ऐड करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो कभी पढ़ने में नहीं आती है। ठीक है, तो ढंग से नोट्स बनाने, रेगुलर पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।